जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हमारा साइंस में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा। और साथियों, साइंस में इससे पहले आपका अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो हम डेली आपको बताते हैं आपको क्या करना है। चैनल में चले जाना है जो सक्सेस वर्ल्ड MCQ का चैनल है और प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। और तीसरा वाला जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको साइंस का हर एक वीडियो मिल जाएगा जो आपसे छूटा हुआ है। तो यहाँ से जाकर आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और सभी प्रैक्टिस सेट का PDF जो है वो आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस बैच को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पादपों में डैश होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन या फिर डी वसा। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि पादपों में इन चारों ऑप्शन में से क्या होता है जबकि पशुओं में ये नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सेलुलोज। और देखिए हमने कई बार आपको बताया है कि सेलुलोज जो है ये केवल पादपों में होता है, पशुओं में सेलुलोज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए एक पादप की बात करें, एक होता है पादप और एक होता है आपका जंतु, यानी कि जिसमें आपका पशु आता है। तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होता ही नहीं है। ठीक है, तो पादप में कोशिका भित्ति होता है और जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कवक जो होता है जिसको फंगस कहा जाता है, इसकी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो याद रखिएगा काइटिन। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए आपको बता रहे हैं। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगर आपसे पूछे जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो हमने आपको नोट्स में भी लिख कर दिया है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। जल प्रदूषण का कारण क्या है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। साइंस का प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम 7:30 बजे दिया जाता है और ये क्लास बिहार पुलिस ड्राइवर और बिहार SI सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं। और मिक्स प्रैक्टिस सेट आपको रात 8 बजे दिया जाता है। रात 8 बजे की क्लास बिहार पुलिस और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए है। तो जल प्रदूषण का कारण वाहित मल एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ है, बिल्कुल सही है। औद्योगिक अपशिष्ट है, ये भी सही है। कृषि से निकलने वाले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो भी है, यानी कि इनमें से सभी जो है जल प्रदूषण का कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। देखिए रेशम कीट की बात करें 4 अवस्था में ये होता है। ठीक है, रेशम कीट में 4 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था का नाम क्या है, अंड, या फिर इसको बोलते हैं अंडा। ठीक है, दूसरी अवस्था का नाम क्या है, लार्वा। दूसरी अवस्था का नाम है लार्वा, इसी को बोला जाता है डिम्ब। क्या बोला जाता है, इसी को डिम्ब कहा जाता है। और लार्वा, डिम्ब, और इसी को आपका कैटरपिलर, इसी को कैटरपिलर भी बोला जाता है, कैटरपिलर। ठीक है, तो दूसरा अवस्था जो है लार्वा, डिम्ब यानी कि कैटरपिलर, ये आपका दूसरा अवस्था है। तीसरा अवस्था क्या होता है, प्यूपा। ठीक है, तीसरी अवस्था है प्यूपा और इसको वयस्क भी बोला जाता है, वयस्क में प्यूपा अवस्था होता है। और चौथा होता है आपका कोकून।
क्या होता है, कोकून। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जब अंडा से बाहर होता है लार्वा होता है यानी कि डिम यानी कि कैटरपिलर, इससे बाहर आपका प्यूपा और इससे बाहर कोकून। तो यहाँ से जो रेशम प्राप्त होता है ये लार्वा से प्राप्त होता है। लार्वा बोले तो डिम यानी कि कैटरपिलर। तो आपको ध्यान रखना है रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है, तो ये दूसरा अवस्था है कैटरपिलर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से क्वेश्चन इस बार 2024 में बिहार पुलिस में आया था कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भागलपुर। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में इस बार आया था कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो भागलपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, प्राकृतिक मोती डैश है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। और साथियों जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बैच को ले लिया है और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप लोग पीछे मत रहिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि कोर्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए बताइए, प्राकृतिक मोती किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक मोलास्का। प्राकृतिक मोती जो है ये मोलास्का के अंतर्गत आता है। मोलास्का के अंतर्गत आपका मोती आता है, घोंगा आता है, सब लिख देते हैं यहाँ पे, घोंगा, सीप, ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे किसे डेविल फिश कहा जाता है तो ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। तो घोंगा, सीप, ऑक्टोपस, मोती ये सभी मोलास्का के अंतर्गत में आता है। एनलिडा की बात करें तो इसके अंतर्गत में आपका आता है केंचुआ। क्या आता है, केंचुआ, जोंक। तो ये आपको उदाहरण याद रखना पड़ेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपसे पूछ देगा कि बताइए केंचुआ किस संघ में आएगा, तो एनलिडा में। घोंगा किस में आएगा, मोलास्का में। ऑर्थोपोडा की बात करें इसमें सभी कीट आ जाएगा आपका, सभी कीट। सभी कीट बोले तो मच्छर, मक्खी, तितली, मधुमक्खी ये सभी ऑर्थोपोडा में आता है। ठीक है, किस में आता है, ऑर्थोपोडा में। और इकाइनोडर्मेटा की बात करें इसमें पूर्ण रूप से जलीय जीव होता है, किसमें, इकाइनोडर्मेटा में। इसका उदाहरण है स्टारफिश। यहाँ से एक ही एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है कि स्टारफिश किस में आएगा, तो इकाइनोडर्मेटा में। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ये जो आपका एनलिडा संघ है, ऑर्थोपोडा संघ जो है सी नंबर में, ऑर्थोपोडा संघ ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो अगर आपसे पूछे बताइए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो मोलास्का। तो साथियों जो भी हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं सब कुछ आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। हम खुद नोट्स तैयार करते हैं और डेली आपको एक नोट्स देते हैं। ठीक है, जिन्होंने बैच को लिया है उनको पता होगा ये सब नोट्स कहाँ पर मिलेगा, तो उसी बैच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। स्तनी की बात करें इसको मैमल्स भी बोला जाता है इंग्लिश में, मैमल्स। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जैसे ही क्लास खत्म होगा ये जो पीडीएफ है इसका आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ, पूरा पीडीएफ। ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा, कहाँ पर, तो उसी बैच में। तो स्तनियों में जो स्टार्च का पाचन होता है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से, मुख से। चलिए, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है। आपका साइंस बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं और आपको साइंस के प्रश्नों को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका बायोलॉजी से एग्जाम में रहता है, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना है। ठीक है, जमकर तैयारी कीजिए। डेली आपको 2 क्लास करना है, 7:30 बजे और रात में 8 बजे। तो इसका आंसर होगा रोनाल्ड रोशनी। अब मलेरिया की बात करें ये किसके कारण होता है, तो मच्छर। कौन सा मच्छर, तो मादा मच्छर। ठीक है, मादा मच्छर। कौन सा मादा मच्छर, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। ये सब हम आपको लिख कर दे देंगे। ठीक है, बस आपको केवल ध्यान से सुनना है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया की बात करिए किसके कारण होता है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है।
मच्छर तो काटता है उसके कारण होता है, लेकिन किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। अच्छा, भारत में मलेरिया का अंत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। चलिए, आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा होता है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी आपको रटना नहीं है। देखिए, अगर किसी फल का हम छिलका खाते हैं तो इसको बोला जाता है बाह्य फलवृत्ति। क्या बोला जाता है? बाह्य फलवृत्ति। ठीक है, अगर किसी फल के छिलका को हम खाते हैं तो उसको बोला जाता है बाह्य फलवृत्ति। छिलका के अंदर होता है गुदा, और गुदा को खाया जाता है तो उसको कहा जाता है मध्य फलवृत्ति। ठीक है, और जो बीज से सटा हुआ रहता है अगर उसको खाया जाता है तो उसको कहा जाता है अंतः फलवृत्ति। ठीक है, अंतः फलवृत्ति। अब अमरूद की अगर हम बात करें, अमरूद की बात करें तो अमरूद में सब कुछ खाया जाता है, छिलका भी खाया जाता है, गुदा भी खाया जाता है, छोटा छोटा बिच्चा जो होता है उसको भी खाया जाता है, यानी सब कुछ खाते हैं तो इसको बोलेंगे फलवृत्ति। तो अगर आपसे पूछे अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है तो फलवृत्ति। टमाटर की बात करें तो टमाटर भी पूरा खाया जाता है, ये भी आपका फलवृत्ति है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सेब लिखते हैं, इसको लिख लीजिए या फिर याद रखिए, हम आपको लिख कर दे देंगे। सेब हो गया, नाशपाती हो गया, इसका खाया जाता है पुष्पासन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका खाया जाता है पुष्पासन। लीची की बात करें तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका एरिल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो एरिल भाग खाया जाता है। नारियल का पूछे तो नारियल का इसका खाया जाता है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आम का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो आम का देखिए छिलका उतार देते हैं, उसके बाद बीच में जो गुदा होता है उसको खाया जाता है, तो ये आपका बीज वाला है मध्यवृत्ति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 8। नागफनी के कांटे रूपांतरित है। चलिए, नागफनी के जो कांटे होते हैं वे वास्तव में क्या होते हैं? तो पत्ती होते हैं। क्या होते हैं? वास्तव में पत्ती होते हैं। नागफनी के पौधे जो है ये मरुस्थल में होते हैं, और इसका जो इसमें जो कांटा होता है वो वास्तव में पत्ती ही नुकीला हो जाता है, जिसको कांटा कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए, घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है किस विटामिन से? इससे पहले क्लास में हमने विटामिन के बारे में सब कुछ आपको बताया है, और नोट्स में भी हमने सब विटामिन के बारे में लिख दिया है। विटामिन ए, बी, सी, डी, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ये सब कुछ हमने नोट्स में लिख दिया है। और उम्मीद करते हैं आप लोग डेली नोट्स तैयार कर रहे होंगे। टोटल 20 नोट्स हम डाल चुके हैं, आज आपका नोट्स नंबर 21 डाल देंगे। तो घाव का शीघ्रता से भरना यह विटामिन सी से होता है। संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? यानी कि जो भोजन खाद्यान्न की चीज़ें होता है जिसको स्टोर करके रखा जाता है, तो इसमें से बताना है कौन सा कारक जो है सबसे अधिक उत्तरदायी है। ऐसे तो सब इसके लिए उत्तरदायी, लेकिन सबसे अधिक जो है ये आपका क्या हो जाएगा? अन्न में नमी की मात्रा। अगर किसी चीज़ को स्टोर करके रखना होता है तो सबसे पहले उसको सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि उससे नमी की मात्रा जो है वो कम हो जाए, यानी खत्म हो जाए। तो अगर किसी चीज़ में नमी आ जाता है तो वो जल्दी खराब होता है। तो सबसे अधिक जो उत्तरदायी कारक है अन्न में नमी की मात्रा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः। तो ये विटामिन के कारण होता है। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सूक्ष्म उपाय क्या है? यानी सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? देखिए, टाइफाइड जो होता है वो दूषित जल के कारण होता है। दूषित जल के पीने से टाइफाइड होता है। तो अगर जल को हम उबाल कर पिएंगे तो टाइफाइड नहीं होगा। पर्याप्त मात्रा में ताज़े फलों व सब्जियों को खाएंगे तो इससे भी नहीं होगा। टीकाकृत होना इससे भी नहीं होगा।
गर्म भोजन खाना, इन सभी से टाइफाइड नहीं होगा। तो सब जो है ये आपके लिए लाभदायक है, लेकिन सबसे अधिक लाभदायक कौन होगा? तो टीकाकृत होना। टीकाकृत अगर आप हो जाते हैं तो टाइफाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब टाइफाइड की बात करें, इसको कहा जाता है आंत्र ज्वर। तो कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, टाइफाइड ना लिख के आंत्र ज्वर लिख देगा, और इसी को कहा जाता है मियादी बुखार। क्या कहा जाता है? मियादी बुखार। और इस रोग के होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। और इस रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो हम बता चुके हैं आपको, विडाल टेस्ट। कौन सा होता है? विडाल टेस्ट। और एक होता है एड्स, जो कि HIV वायरस से होता है एड्स। इसके लिए कौन सा टेस्ट है? तो इसके लिए है एलिसा टेस्ट। ये सब कुछ हम बता चुके हैं आपको। चलिए, 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होते हैं? और देखिए, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। और दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है वो कहलाता है इनामेल, जो कि सबसे कठोर भाग होता है। तो दांत का कौन सा भाग सबसे कठोर होता है? तो इनामेल। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? देखिए, पादप जगत की बात करें तो फूल, पेड़, पौधा, ये सब पादप जगत में आता है। तो पादप जगत को अगर हम 2 भागों में बांटे, पहला भाग है अपुष्पिद, यहाँ पर लिख देते हैं अपुष्पभीद। दूसरा अगर हम बांट दें पुष्पभीद। सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है? सब कुछ आपको लिख कर दे देंगे। तो पहला है अपुष्पभीद, इसको कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। आपने देखा होगा, लिखा होता है क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, ठीक है? और इसको कहा जाता है फेनरोगैम्स। क्या कहा जाता है? फेनरोगैम्स। ठंडा है थोड़ा सा, इसलिए राइटिंग नहीं बैठ रहा है, ठीक है? तो राइटिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो अपुष्पभीद को कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स, पुष्पभीद को कहा जाता है फेनरोगैम्स। तो अपुष्पभीद में फूल नहीं होता है और इसमें फूल होता है। तो बोला गया किस पौधे में फूल नहीं होता है, तो इसमें हमको देखना है अपुष्पभीद में। अब अपुष्पभीद की बात करें, इसका 4 प्रकार है, थैलोफाइटा, और इसमें आपका आता है कवक, शैवाल, लाइकेन। इसका दूसरा प्रकार होता है ब्रायोफाइटा, ठीक है? इसका तीसरा भाग होता है टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा में ही आता है आपका फर्न। क्या आता है? फर्न। तो किस पौधे में फूल नहीं होगा? तो फर्न में नहीं होता है। बाकी ऐसे गुलर का फूल आपने सुना होगा, कटहल में भी होता है, आर्किड में भी होता है, जबकि फर्न में फूल नहीं होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर आप साइंस का क्लास डेली करते हैं तो यकीन मानिए एग्जाम में किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आता है वो आपसे छूटेगा नहीं। बस आपको डिटेल में और बेसिक से समझना है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 120/80 होता है। अब 120/80 की बात करें तो 120 को क्या कहा जाता है और 80 को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है। तो 120 को कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर, इसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर, और 80 को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है? और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को जो मापने वाला यंत्र होता है उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। और सबसे कम पूछे तो बैंगनी का। ये तो सभी को पता होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो ज्योग्राफी क्लास में हम पूरा डिटेल में आपको बता चुके हैं, खरीफ, रबी, जायद, ठीक है? जायद फसल जो होता है
ये पानी वाला फल होता है, ठीक है, पानी वाला, जैसे आपका खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब जायद फसल में आता है। ठीक, तो यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं बोला गया है, तो चावल आपका खरीफ की फसल है, तो चावल से, धान से ही चावल होता है, ये खरीफ में आ जाएगा। और मक्का भी आपका खरीफ आ जाएगा, ठीक है, मक्का मूंगफली भी आपका क्या आ जाएगा, खरीफ आ जाएगा। जबकि मसूर जो है ये आपका खरीफ की फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चावल, मक्का, एक, ये सभी क्या है, तो आपका खरीफ की फसल है। बाकी चना की बात करें, ये आपका रबी फसल में आता है, और हम बता चुके हैं रबी फसल में जैसे आपका आलू आ जाएगा, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, ये सब किस में आता है, रबी की फसल में। मसूर भी आपका रबी की फसल है। संगणक के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, तो ज्योग्राफी जो क्लास हुआ है वहाँ पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो संगणक के आईसी चिप्स प्रायः सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन जो होते हैं ये अर्धचालक होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं। रंगीन टेलीविज़न या प्राथमिक रंग में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से हैं? तो देखिए, प्राइमरी कलर की बात करें तो 3 प्राइमरी कलर होते हैं। पहला क्या होता है, लाल, दूसरा क्या होता है, हरा, तीसरा होता है नीला। और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपको आरजीबी से याद रखना है, आरजीबी। तो प्राथमिक कलर पूछे आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक कलर में आता है। तो यहाँ पे देखिए लाल, नीला और हरा दिया हुआ है। काला तो होगा नहीं, पीला भी नहीं होता है, काला यहाँ पे नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी बोले तो मैमल्स। और मैमल्स के जो हृदय बने होते हैं वो कितने कोष्ठक के होते हैं? तो 4 कोष्ठ के हृदय होते हैं मैमल्स के, ठीक है। और अगर पूछे आपसे मछली का जो हृदय होता है ये कितना कोष्ठक का होता है? तो मछली का हृदय 2 कोष्ठक का होता है। तो कौन स्तनधारी नहीं है? तो ब्लू शार्क, ये एक खतरनाक मछली है, शार्क, ये मछली के अंतर्गत में आता है। बाकी डॉल्फिन, किलर व्हेल, सी लायन, ये सभी स्तनधारी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, डॉल्फिन की बात करें, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 2009 में, ये क्वेश्चन आता है। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर ऐसे निकाल सकते हैं, सुनहरा चावल बोले तो गोल्डन राइस, और इसमें क्या होता है? तो विटामिन ए होता है, ठीक है। और विटामिन ए किसकी बचाव करता है, किसका? तो इससे रतौंधी नहीं होता है, ठीक है। रतौंधी आँख की बीमारी है, और जीरोथैलेमिया भी आँख से ही संबंधित बीमारी है। ये हमने नोट्स में लिख रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? जीरोथैलेमिया। बाकी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यकृत में। शरीर में उत्तक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो ये आपका होता है किससे, बताइए। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कोशिका होता है, बहुत सारे कोशिका जब मिलता है तो उससे बनता है उत्तक, और उत्तक का समूह मिलता है तो उससे बनता है अंग, और अंग से बनता है आपका अंग तंत्र। ये प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है घनत्व जो है बढ़ जाएगा। बाकी दूध की बात करें, इसके बारे में हमने कई बार आपको बता रखा है कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसिन के कारण, ठीक है। और केसिन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन एंजाइम। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध से दही बनना ये किसके कारण होता है? तो रासायनिक परिवर्तन। और दूध से जो दही बनता है किसके कारण बनता है? तो जीवाणु के कारण। उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये सब कुछ बता चुके हैं। डॉक्टर हृदय रोगियों को
सेब खाने की सलाह देता है क्योंकि उसमें मुख्य रूप से होता है। आंसर है पोटेशियम। हृदय के लिए पोटेशियम अति आवश्यक है, हृदय रोगियों के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें मैलिक अम्ल होता है सेब में। तो साथियों, साइंस का प्रैक्टिस सेट आपका आज यहीं पर कंप्लीट होता है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था। और फिर से नंबर लिखा देते हैं 9631887058। अगर आपने अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया है तो इस पर मैसेज करके कोर्स जाकर आप लोग ले सकते हैं बिहार पुलिस के लिए। ठीक है।